अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए, एक वेरी मच इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है लॉ ऑफ स्टॉपल का। आर्टिकल 114 से लेकर 116 तक कानून शहादत इसको कवर करता है। मैंने बहुत दफ़ा अर्ज़ की है कि इसको लॉ ऑफ स्टॉपल को वाइड सेंस में लेके देखें, ये आपके बहुत सारे कानूनी तसव्वुरात को क्लियर करेगा। लॉ ऑफ स्टॉपल बेसिकली है क्या? वो कहता क्या है? वो कहता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को अपने एक्ट, अमीशन और रिप्रेजेंटेशन से यानी अपने अमल से ये साबित करता है कि कोई चीज़ है और उस पर एक्ट अपॉन करवाता है दूसरे से, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता उसके ट्रुथ से या उसके होने से। जैसे एक शख्स एक सर्टन लैंड को कहता है कि ये मेरी है और बी को कहता है कि मैं तुम्हें बेचता हूं, तुम मुझे पैसे दे दो। बी पैसे दे देता है, ए के नाम वो प्रॉपर्टी या ए बाद में फिर मालिक बन जाता है उस जायदाद का। तो अब ए ये नहीं कह सकता कि जिस वक्त मैंने ये प्रॉपर्टी फरोख्त की थी उस वक्त तो मैं मालिक ही नहीं था, तो बी मेरे अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी का दावेदार नहीं हो सकता। तो वो ऐसा नहीं कह सकता। ये इक्विटी पे बेस करने वाला लॉ है, लॉ ऑफ स्टॉपल। उर्दू में इसे कानून अमर माने तकरीर मुखालफ कहते हैं। इसके तहत इसकी वाइडर जो सेंस है वो ये कहती है कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे से प्रॉपर्टी किराए पे हासिल की है, मुस्ताजरी पे हासिल की है, तो वो ये नहीं अब कह सकता कि जिस वक़्त मैंने उससे ये प्रॉपर्टी मुस्ताजरी या किराए पे हासिल की थी तो उस वक़्त वो दूसरा पर्सन ये अथॉरिटी नहीं रखता था कि मुझे दे सके। जब उसने ली तो बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं जी उस बंदे के पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी। इसी तरह से लाइसेंस देने वाले से मतलब लाइसेंस लेने वाला ये नहीं कह सकता कि जिस वक़्त मैंने लाइसेंस लिया तो उस शख्स के पास ये अथॉरिटी नहीं थी। इसी तरह से बेलमेंट के मामले में वो ये नहीं कह सकता कि जिससे बेलमेंट करवा रहा है उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो ये कह सकता है कि हाँ रकम ड्यू थी या माल जिसको उसने ट्रांसफ़र किया है उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट पैसे रहते थे, इस वजह से ट्रांसफ़र किया है। ये दीगर मामलात हैं। लॉ ऑफ स्टॉपल को सुप्रीम कोर्ट ने वाइड मज़ीद किया है और इसको एक्सटेंड किया है इस हद तक कि कहा है कि अगर किसी इंतकाल को चैलेंज किया जाता है और मोरस ने अपनी ज़िंदगी में वो इंतकाल दिया था, इसके बाद वो कंसिडरेबल पीरियड तक ज़िंदा रहा और उसने चैलेंज उस इंतकाल को नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उसका चैलेंज ना करना भी स्टॉपल है, क्योंकि उसने अपने कंडक्ट से ये शो किया है कि वो इस इंतकाल को चैलेंज नहीं करना चाहता, तो उसके बाद उसके जो वर्सा हैं वो इसे चैलेंज नहीं कर सकेंगे। स्टॉपल की कुछ काइंड्स भी हैं। एक है स्टॉपल बाय डीड। मैं इसकी फेवर का हामल किसी हद तक हूँ। ये पाकिस्तान में मौजूद उस तौर पे नहीं है जिस तरह बरतानिया या दीगर दुनिया में है। वसन बरतानिया में एक डॉक्यूमेंट हो तो उस डॉक्यूमेंट के जो सिग्नेटरी हैं, जो उसके अलबदात करने वाले हैं, वो इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि ये डॉक्यूमेंट ट्रुथफुल नहीं है। पाकिस्तान में डिनाई किया जा सकता है और ये एक सिंपल एग्रीमेंट है। इसी तरह से इसकी दूसरी किस्म जो है वो है स्टॉपल बाय कंडक्ट। स्टॉपल बाय पायस भी इसे कहते हैं, स्टॉपल बाय कंडक्ट, स्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन भी इसे कहते हैं। आपने अपने अमल से कुछ साबित किया और उसके बाद आप उस पर डिनाई नहीं कर सकते, जैसे एक मिसाल शुरू में आई है। तीसरी है स्टॉपल बाय जजमेंट। जजमेंट भी स्टॉपल का दर्जा रखती हैं अपने इफेक्ट्स के हिसाब से। आपने हासिल की जजमेंट, अब उसके ट्रुथ से डिनाई नहीं कर सकते जो कुछ आपने वहां पे नरेट किया था उस सारी प्रोसीडिंग्स में। इसके बावजूद ये एडमिशन से डिफरेंट है।
एडमिशन से आप डिनाई कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एडमिशन जो था आपसे फोर्सबली कराया गया था। एडमिशन के बरक्स इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, ये रूल ऑफ एविडेंस है और ज़्यादा सख्त है एडमिशन के प्रिंसिपल से। साइलेंस में अमाउंट टू एडमिशन, साइलेंस में एडमिशन हो सकती है उस वक्त जिस वक्त चुप रहना एडमिशन हो। साइलेंस भी स्टॉपल हो सकती है जिस वक्त चुप रहना स्टॉपल हो। मसलन एक शख्स कोई घोड़ा खरीद रहा है और घोड़ा वो खरीद उस शख्स से रहा है जो कि उसका मालिक नहीं है, लेकिन उसे इल्म नहीं है। इत्फाकन वो उस शख्स से पूछता है इस बारे में जिसकी मलकियत वो घोड़ा है कि यार कोई और शख्स तो इस घोड़े का मालिक नहीं, तो वो चुप रहता है। तो ये फिर अब क्या हो गया, ये साइलेंस रही ना। तो ये साइलेंस किस में आएगी, स्टॉपल में आएगी। स्टैच्यूट के अगेंस्ट कोई स्टॉपल नहीं। क्या मतलब इसका बनेगा, एक एग्रीमेंट हो गया वट्टे का कि हम वट्टे में देंगे और लेंगे। ला ये कहता है कि इस तरह से तबादला नहीं किया जा सकता अशखास का। तो जो कानून के अगेंस्ट किया गया तर्ज अमल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ मानी नहीं रखती। तो स्टैच्यूट के अगेंस्ट कोई लॉ ऑफ स्टॉपल नहीं। अगर झूठ बोला गया है वहां पे कोई स्टॉपल नहीं, जहां पे अगली पार्टी ये जानती थी कि ट्रुथ क्या है। वही मिसाल आप देख लें कि जिसमें वो शख्स चुप रहता है, अब वो ये नहीं कह सकता कि जी ये इसने गलत किया था। इसके अलावा एक इक्विटेबल स्टॉपल है, ये बेस करता है कानूनी शहादत को नहीं, ये बेस करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सर्टन सेक्शंस को, जिनके तहत एक तो ये है कि कोई शख्स अपनी जायदाद का ओनर किसी दूसरे को जाहिर करता है और अब जिसको उसने जाहिर किया है वो आके प्रॉपर्टी दूसरों को बेच देता है। तो अब ये शख्स ये नहीं कह सकता था कि जिसको मैं जायदाद का मालिक जाहिर कर रहा था और लोगों को बता रहा था और खरीदारान को बतला रहा था, तो अब ये मालिक नहीं था। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये भी कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो शख्स जो था जिसने जायदाद खरीद की है और जायदाद जिसने सौदे में शामिल रहा है, लेकिन वो इसका कंपिटेंट या इसका करने वाला नहीं था जब आपने सारा कुछ उसके बारे में शो करते रहे हैं पहले। इसके अलावा स्टॉपल माइनर के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि माइनर जो है लीगल कैपेसिटी नहीं रखता अपने अंदर कोई अकरार करने की कंट्रैक्ट से रिलेटेड, तो इसलिए माइनर के अगेंस्ट कोई स्टॉपल नहीं है। तो ये स्टॉपल लॉ ऑफ स्टॉपल है मुख्तसरन, जैसे हमारी आदत है। इसके साथ मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। देखें, हम कोई चीज अपने पास, मैं उन किन अशखास में से हूं, मैं उन अफराद में से हूं जो कहते हैं कि यार किसी को खुदा ना खास्ता कोई बीमारी का मसला हो तो वो छत पे चढ़ जाए और कहे लोगों को कि मुझे ये बीमारी है, अल्लाह से तो दुआ करे सेहत के लिए, लोगों को कहे कि मुझे ये बीमारी है, कि शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसको वो बीमारी हो और वो आके बताए कि यार ये इलाज मैंने इसका किया था। या ये कि किसी शख्स को कोई मसला पेश आया हो जिसमें उसे लगे कि यार ये पब्लिक को पता हो तो पब्लिक इस फ्रॉड से बच सकती है, इस बीमारी से बच सकती है, इस मसाइल से बच सकती है, इन मसाइल से, तो पब्लिक को बताए नेक नीयती से। मैं उन अशखास में शामिल। देखिए, आजकल शुगर, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी बहुत ज्यादा आम है। मेरी बार के मेंबर्स मुझे जानते हैं, शुगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30-30 केजी वजन बहुत दफा कम किया और बहुत दफा बढ़ाया। शुगर मेरी 400 को छुई कई दफा
और अल्लाह ताला के करम से हर मामले में अल्लाह ताला का करम कि फिर यूं हुआ कि वो 94 पे भी आई बगैर मेडिसिन के। ब्लड प्रेशर मेरा विद मेडिसिन खतरनाक बैरियर को तोड़ जाता था और कभी नॉर्मल नहीं होता था। बहुत दफ़ा ये स्टेजेस आई, शुक्र अल्लाह का, कि बगैर मेडिसिन के वो 120/70, 115/70, 110/70 रहा। मेरी सारी ज़िंदगी सीखने में गुजरी है और जो कुछ हासिल होता रहा है कभी उसके सिखाने में तरद्दुद नहीं किया। दोस्त जानते हैं कि फूड स्ट्रीट पे घर है, खाने पीने का शौक है, क्लाइंट्स दूर दूर से भी आते हैं तो कहते हैं कि, और मैंने भी ये समझा है कि चाय वकील के दफ्तर की शान होती है, ये चलती रहती है, मीठा बंदा कहीं ना कहीं से इनटेक होता रहता है। वाइफ कुकिंग की शौकीन है तो कुकिंग चलती रहती है और हम खाते रहते हैं। ये सब चीज़ें असरात छोड़ती हैं। शुगर के असरात इरिवर्सिबल होते हैं आई पे, चेहरे पे, आई साइड पे, इन सब चीज़ों पे। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहूँगा इससे रिलेटेड, जिससे आप जिंदगी के धारे को बेहतर कर सकेंगे। जिस वक्त आपका ब्लड प्रेशर खराब मसलसल रहते मुद्दत गुजर गई, शुगर आपकी इंसुलिन तक पहुंच गई, एंजाइटी ने क्या से क्या बिगाड़ दिया, एक वेरी मच क्रोनिक स्टेज आ जाती है जहां से मुड़ना फिर पॉसिबल इतना इजी नहीं होता, उससे पहले इजी होता है। मैं आपको वो नुस्खा देता हूं, आपसे वो मुशावरत करता हूं जिससे आपका लबलबा काम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर सही होगा, आपका मोटापा दूर होगा, एक हद तक आपके खून की सर्कुलेशन सही होगी, अजलात सही होंगे और आप देखेंगे कि आपके हाथों तक से फैट उतर जाएगा। इससे आगे भी एक फैट है, वो जो बंदे के पेट के साथ, जिस्म के साथ, कोलों के साथ जुड़ा होता है। ये क्या है? ये उस आकाश बेल की तरह है जो एक दरख्त को चिमड़े खड़ी होती है। जिस वक्त उसे आप अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो ज्यादा पकड़ती है दरख्त को। आप उसकी गजा कम कर देते हैं, उसे कैलोरी देना बंद कर देते हैं उस बेल को, वो उस दरख्त पे ज्यादा जोर लगाती है कि अब मैंने इसी से कैलोरी लेनी है। फैट इसी तरह से चिमटी रहती है, इसी तरह से कोशिश करती है मैंने इस जिस्म से अलग नहीं होना। ये बीमारियों का मजमुआ है आपके लिए। एक स्टेज ऐसी आती है जब इसे कैलोरीज मिलना बंद ही रहती हैं, तो फिर ये ऐसा ऐसा अपनी ग्रिप छोड़ती छोड़ती गिरती है। इब्तिदा में ये अपनी ग्रिप पकड़ के रखती है। इसे 2-3 दिन 4 दिन में अंदाजा हो जाता है कि मुझे खुराक नहीं मिल रही, मैं इस दरख्त को ज्यादा जोर से चिमटना है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी होती। आप खुर्दनी जैतून का तेल लेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का, एक्स्ट्रा वर्जिन जिसे कहते हैं। हम वजन लीमू का रस लेंगे, हस्बे पसंद, हस्बे जायका 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 2 लगा लें नॉर्मल। दोनों को मिक्स करके आप खाने, नाश्ता जो भी खाते हैं, खाना उससे पहले इसको लेंगे, कुछ देर पहले। ये कुछ दिन तक आपके जिस्म की क्लींजिंग शुरू करेगा। वो क्लींजिंग जिसे टाइम्स वाले करने के लिए 30,000 रुपए तक की आपकी मेडिसिन लगवाते हैं और कभी क्लींजिंग हो नहीं पाती। ये आसान सा नुस्खा आपकी यूं क्लींजिंग करेगा कि 2.5 से 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके लबलबे की बारी आएगी। ये दिल, गुर्दा, जहन, दिमाग, हर चीज को आपके की फंक्शंस बेहतर करता चला जाएगा। मेडिसिन आप पे असर करेगी, मेडिसिन कम हो जाएगी। इसके बाद फिर एक और है, आप करेंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत सी बीमारियों से शिफा याब फरमाएगा अपने करम से। लेकिन कोई दवा असर नहीं करेगी जब तक आपका जिस्म उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो अडॉप्ट करने के लिए हर अज़ा आपका इस चीज़ से रेडी होगा। जैतून को 70 अंबिया की दवा है कहते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। आप इसको इस्तेमाल करके हल्का हल्का सा देखें,
और ज़रूरी नहीं 3 टाइम करें, 2 टाइम करके देखें, मकदार कम कर लें, ज़्यादा करके देख लें। आप देखिएगा आपकी बिनाई भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसके साथ वॉक रखिएगा, मैक्सिमम जितनी आप कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए एक खुशगवार लंबी ज़िंदगी जीनी है। आप वकील हैं, आप जज हैं, आप जितनी टेंशन आप बेयर कर रहे हैं ना, आपके बरक्स मजदूर जो कि 8 घंटे खून पसीना बहाता है, वो टेंशन बेयर उस तरह से नहीं कर रहा। आपका दिमाग, दिलो दिमाग, हर चीज़ जकड़ी हुई है। क्या खुश होना आपने। घर जाएंगे तब भी वही सिचुएशन है, ऑफिस में भी वही सूरत हाल है। हमने बहुत बारहा देखा है, जो गुजर गए वकील, हमने उन्हें याद किया, उनके ऑफिस वालों ने भी याद नहीं किया। बड़ा दिल दुखता है यार, इतनी बेसबात जिंदगी है, स्पेशली आपके प्रोफेशन की, और आप इसे टेंशन्स की नजर कर रहे हैं। इस पे कुछ देखिए। इसी हवाले से, वजन के हवाले से मैं कहूँगा, हमारे एक बार के सीनियर थे, बहुत अच्छे बुजुर्ग, मलिक आशिक एडवोकेट साहब, उनके बल्कि बेटे और जूनियर जिनसे रिलेटेड किस्सा है, जिन्होंने मुझे सुनाया था, वो शायद बहावलपुर अब वर्क करते हैं। तो ये हमारी बार के थे, तो इनका हार्ट की सर्जरी थी, ओपन सर्जरी, दाखिल थे, उससे पहले भी बीमार रहे बहुत ज़्यादा, बाद में भी बीमार रहे। तो एक तवील अलालत का पीरियड गुजरा जिसमें ये सफ़र के दाएं बाएं कचहरी आने के काबिल ना रहे। तो इन्होंने अपने शागिर्दों को कहा, यार मैं इतने अरसे से मुकैयद हूँ, मुझे कोई खुशी की खबर ही दें। तो उन्होंने कहा, सर जी चौधरी बास का वजन घट गया है। मैंने कहा, अच्छा, अनबिलीवेबल। तो वो आए, जब सेहतयाब हुए तो पहली दफ़ा कचहरी में आए, तो कहा, यार तू मुझे मिलने नहीं आया यार, ये देखो यार, मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि इस तरह से कि ये तो मौजज़ा हो गया। तो मौजे अल्लाह ताला करवा सकता है, मेहनत की बात है और अल्लाह ताला के करम की बात है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो ज़िंदगी में हम इकट्ठे सफ़र करेंगे, खुशियों का, इल्म का, आगाही का। अल्लाह हाफिज़।